ट्वेल्थ के बाद और क्या आपके पास करियर अपॉर्चुनिटीज़ है। हमारे पीछे देख सकते हैं लॉ प्रेप ट्यूटोरियल्स। लॉ से आप समझ गए होंगे कि लॉ को लेके क्या क्या चीज़ें, कैसे आप इस फील्ड में करियर बना सकते हैं, वो हम कवर करने के लिए आए हैं। यहाँ पे ये हमारा, जैसा आप देख रहे हैं, ये रिसेप्शन है। ये हमारा एक बड़ा क्लासरूम है। हमारे यहाँ पे आपको 20 बच्चों से लेकर 200 बच्चों तक के क्लासरूम्स मिल जाएंगे। कि इसकी तैयारी कब होती है, ट्वेल्थ के बाद या 10th के बाद, किस तरीके से क्या होता है? मतलब जब एक लॉयर बन जाएंगे तो उसके बाद आप लिटिगेशन में जा सकते हैं, आप कॉर्पोरेट्स में जा सकते हैं। हमारे यहाँ पे लाइब्रेरीज और स्टडी रूम्स की भी फैसिलिटी अवेलेबल होती है। तो आप लोग के हिसाब से क्या लगता है ये जो एग्ज़ाम है क्लैट, वो कितना डिफ़िकल्ट है? सर डिफ़िकल्ट तो मतलब हर एग्ज़ाम होती है, डिपेंड करती है आपकी प्रैक्टिस, आपकी स्ट्रैटेजी पे। यहाँ पर जैसे क्लासेस चल रही हैं, मैम हमारे यहाँ क्लास ले रहे हैं। ओके, तो ये लाइव क्लास चल रहा ये है। लाइव क्लास चल रहा है स्टूडियो में। तो जो आप मूवीज़ वगैरह देखते हो ना, LLB वगैरह का, तो वो यही है, मतलब कि यहीं से तैयारी शुरू होती है आपकी LLB बनने तक की। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों। तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज का वीडियो हम जयपुर से रिकॉर्ड कर रहे हैं और जैसे कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं लॉ प्रेप ट्यूटोरियल्स। तो लॉ से आप समझ गए होंगे कि लॉ को लेके क्या क्या चीज़ें, कैसे आप इस फील्ड में करियर बना सकते हैं, वो हम कवर करने के लिए आए हैं कि ट्वेल्थ के बाद और क्या आपके पास करियर अपॉर्चुनिटीज़ है। जेईई नीट का तो हम अक्सर बनाते रहते ही हैं, उसके अलावा भी लॉ को लेके इस फील्ड में कैसे आप अपना करियर बना सकते हैं, तो ये सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो लॉ प्रेप एक कोचिंग है यहाँ पे जयपुर में, हालांकि इनके देश भर में कई सारे सिटीज़ में इनका ब्रांच है। तो ये पूरी जानकारी हम जानेंगे, देखेंगे कि कैसे कैसे, मतलब कि यहाँ किस तरीके का क्लासरूम सेटअप वगैरह रहता है, यहाँ क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाती है, यहाँ बच्चे कैसे तैयारी करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारे साथ एक ख़ास मेहमान हैं जुड़ने के लिए। आइए, हेलो सर, हमारे साथ लॉ प्रेप से स्पर्श सर हैं। सर वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू और सर। तो आज बच्चों को कुछ नया चीज़ बताना, मतलब मैं नया चीज़ कुछ दिखाने आया हूँ, नया चीज़ बताने आया हूँ, जिसमें सर हमें काफ़ी हेल्प करेंगे। एंड थैंक्स टू हिम कि इन्होंने हमें इनवाइट करा और इन्होंने हमें परमिशन दी यहाँ पे शूट वगैरह करने के लिए। तो बच्चों को हम और क्या ऑप्शन दिखा सकते हैं, बता सकते हैं उनके जीवन में उनका करियर बनाने के लिए। ठीक है, किस तरीके से लॉ उनके लाइफ में एक हिस्सा बन सकता है, क्या 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 करियर अपॉर्चुनिटीज़ है। क्योंकि सच बताऊं तो मतलब कि मैं सर से जब मिला ना, तो मुझे खुद ही ज़्यादा आइडिया नहीं था। मतलब कि काफ़ी चीज़ें तो मुझे सर से मिल के ही सीखने को मिला कि ये चीज़ें हैं। मतलब कि मैं खुद शौक में था कि यार ऐसे भी करियर अपॉर्चुनिटीज़ है जो पता नहीं है, अवेयर नहीं है। तो सर प्लीज़ बताएं क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए क्या होता है कि जनरली आजकल अगर हम लोग करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो बच्चे जो हैं ज़्यादा CA हो गया, नीट हो गया, JEE हो गया, इसकी तरफ ज़्यादा जाते हैं। तो हम पिछले 24 सालों से प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग लॉ के क्षेत्र में क्लैट जो एग्ज़ामिनेशन होता है, क्लैट होता है, जुडिशरी है, तो ये जो लॉ के जो पर्टिकुलर कोर्सेज़ हैं उसमें हम लोग डील कर रहे हैं पिछले 24 सालों से। रिसेंटली हमने मैनेजमेंट में भी, जैसे IP मैट, कैट, उसके बारे में भी, उसके लिए भी हमने काम करना शुरू कर दिया है। हमारा मेन जो ब्रांड है वो है लॉ प्रेप ट्यूटोरियल, जिसमें आप खड़े हैं। इसके अलावा हमारा एक और ब्रांड है LPT, जहाँ पर हम लोग कैट, IP मैट, CUET, इन सब की भी प्रिपरेशन कराते हैं। और लगभग अगर मैं आपको बात करूँ तो क्लैट के अंदर लगभग हम क्लैट क्या है, फुल फॉर्म क्या है सर इसका? क्लैट इज़ बेसिकली कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। ये एक एंट्रेंस टेस्ट है मोर देन 25 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ के लिए, जिसमें बच्चे जनरली जो भी लॉ को एज अपना करियर, अपना प्रोफेशन चूज़ करते हैं, तो उनके लिए जो पहली प्रायोरिटी होती है वो होती है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़, NLUs में जाने के लिए वो लोग प्रयास करते हैं। और उसके लिए जो एक पर्टिकुलर, वैसे तो बहुत सारे एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, बट 25 से ज़्यादा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ एक ही एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू, एंट्रेंस के थ्रू अपना एडमिशन लेते हैं। वो तो कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट क्लैट। उसके अलावा सिर्फ एक NLU दिल्ली होता है, वो आईलेट एक एग्जामिनेशन होता है, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस। तो हम ये कह लें कि एक तरीके से जैसे ट्वेल्थ के बाद जेईई नीट होता है, उस तरीके से ट्वेल्थ के बाद क्लैट का एग्ज़ाम होता है। ओके, ठीक है, चलिए चलते चलते ही बातें करेंगे थोड़ा कैंपस। बताइए सर, मतलब कि ये कैसे डिफरेंट है। मतलब कि अपन जेईई नीट में जैसा होता है कि जो बच्चे 10th के बाद आते हैं वो अपने 11th-12th के साथ, मतलब कि जेईई नीट की भी प्रिपरेशन करते हैं, है ना, कोचिंग वगैरह करते हैं वो। तो यहाँ पे किस तरीके से चीज़ें वर्क करती है? क्या बच्चे 10th के बाद आ जाता है, ऐसा कोचिंग वगैरह करता है? हमारे पास भी बच्चा सेम उसी टाइम पे आता है। हमारे पास में 10th, 11th, 12th और 12th पास आउट्स जो होते हैं वो बच्चे आते हैं। जनरली हमारे पास भी अब बहुत ज़्यादा रुझान बच्चों का 11th क्लास, 10th क्लास के बच्चों का भी क्लैट की तरफ बढ़ गया है।
पहले बच्चे 12th के साथ ज़्यादा आते थे, बट अब 11th के साथ हम देख रहे हैं कि बहुत बच्चा हमारे पास आता है जो 11th के साथ ही तैयारी कर रहा है। मतलब वो 2 साल पूरा अपना क्लैट को देता है, क्योंकि एक एप्टीट्यूड टेस्ट है। इसमें जितना ज़्यादा समय बच्चा देता है उतना उसको फ़ायदा होता है, उतना उसका एप्टीट्यूड स्ट्रांग होता है। तो आइए आज इनका आइए कैंपस आपको एक्सप्लोर। हमारा कैंपस दिखाते हैं। तो ये हमारा वन ऑफ द सेंटर्स है, ये बापू नगर सेंटर है। यहाँ पे ये हमारा, जैसा आप देख रहे हैं, ये रिसेप्शन है। और लगभग यहाँ पर बापू नगर सेंटर में हमारे पास लगभग 700 से 800 बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं। और हमारे मानसरोवर वैशाली नगर में भी हमारा और सेंटर्स हैं, वहाँ पर भी काफ़ी बच्चे हैं। एनी टाइम आपको हमारे पूरे सेंटर पे 300 से 400 बच्चा जो है एनी टाइम यहाँ प्रिपरेशन करता दिखता ऑफलाइन है। क्लासेस वगैरह चलती है? ऑफलाइन क्लासेस बिल्कुल यहाँ पर चलती है। क्लासरूम भी देखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सब दिखाएंगे Okay. आपको। तो ये तो हमारा ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ पर हमारा सारा ऑपरेशंस और मैनेजमेंट का काम चलता है। तो हम लोग आज देखेंगे हमारी लाइब्रेरी, हमारे क्लासरूम्स, हमारे डाउट एरिया, हमारा मैनेजमेंट एरिया, हमारे सेंटर हेड। यहाँ पे हमारे सेंटर हेड जो है रामदेव जी, वो यहाँ पर बैठते हैं, रामदेव सर। और मैं तो सारे सेंटर्स पर घूमता रहता हूँ। सारे सेंटर्स आप संभाल रहे हैं? हाँ मतलब संभाल क्या रहे हो, तो अपने आप लोग ही संभाल रहे हैं। हाँ। हम तो देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं क्लासरूम्स की तरफ। तो अब एक क्लास में हम लोग चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे क्लासरूम्स हैं जहाँ बच्चे पढ़ते हैं। ये हमारा एक बड़ा क्लासरूम है। हमारे यहाँ पे आपको 20 बच्चों से लेकर 200 बच्चों तक के क्लासरूम्स मिल जाएंगे। मतलब हमारे यहाँ पे तो अभी छोटे, क्या ब्रेक वगैरह हुई है? अभी एक क्लास छूटी है 1 बजे, तो लगभग कुछ बच्चे उसमें से बैठ के अपना कुछ स्टडी कर रहे होंगे। अभी फैकल्टी आएंगे डाउट्स लेने। हमारे यहाँ पे पूरे दिन सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 से 7 बजे तक डाउट्स के लिए फैकल्टी अवेलेबल रहते हैं। तो अभी जैसे ये बच्चे यहाँ पर इसीलिए बैठे हैं, थोड़ा अपनी स्टडी कर रहे हैं। अभी फैकल्टी आएंगे लगभग 5 से 10 मिनट में, फिर इनके डाउट्स। ये वो बच्चे हैं जो क्लास के बाद रुकते हैं डाउट्स के लिए। इनसे बात कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। तो भाई देखो, मैं तो जेई नीट की इन्फॉर्मेशन देता हूँ कोटा में, पर मेरे लिए नया है ना। मैं भी चाहता हूँ कि आप लोगों से मैं भी सीखूँ, मैं भी जानूँ। मैंने भी आपकी काफ़ी सारी वीडियोस देखी हुई हैं। अरे क्या बात है, ग्रेट। तो आप बताइए कि किस चीज़ की तैयारी करते हो, और क्या मतलब कैसे इसमें तैयारी करना होता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब कि बताओ ज़रा हमें। क्लैट एग्ज़ाम है ऑब्वियसली फॉर कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। तो जो NLUs होते हैं उनके एडमिशन्स के लिए है ये। जैसे IIT के लिए JEE है और मेडिकल के लिए एम वाला इंस्टीट्यूट वैसा ही वाला कॉन्सेप्ट है। तो इसमें बेसिकली 5 सेक्शंस रहते हैं, GK, QT, CR, RC और करंट अफेयर्स। लाइक इसकी तैयारी कब होती है? 12th के बाद या 10th के बाद? किस तरीके से क्या होता है मतलब? बेसिकली आप इसको लाइक विद 12th अटेम्प्ट कर सकते हो। तो बच्चे 10th के बाद स्टार्ट करते हैं और आफ्टर 12th भी करी जा सकती है, क्योंकि इसमें एज रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप मल्टीपल अटेम्प्ट दे सकते हैं और किसी भी एज तक दे सकते हैं। तो क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ है इसमें? लाइक आपने जैसे एग्ज़ाम दिया क्लैट का, आप NLU में गए, ठीक है, वहाँ से आपने तैयारी करी, ठीक है, तो उसके बाद क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ है? लाइक उसके बाद आप जब एक लॉयर बन जाएंगे तो उसके बाद आप लिटिगेशन में जा सकते हैं, आप कॉर्पोरेट्स में जा सकते हैं। तो कॉलेज से ही लॉयर की डिग्री मिलती है या जी, लॉ आप प्रैक्टिस जैसे करने ही की ऐसा? डिग्री मिल जाएगी तो आप लॉयर कहलाएंगे। अगर आपको बार काउंसिल का एफिलिएशन मिल जाएगा, लाइसेंस मिल जाएगा प्रैक्टिस का, तो आप एडवोकेट कहलाएंगे। ओके ओके ओके, अच्छा। मेरे लिए नया है यार, मतलब कि आप लोग से मुझे सीखने को, जानने को मिल रहा है। मुझे भी लगा कि यार कुछ यूनिक अलग बताया जाए। तो आपने क्यों इसको चूज किया तैयारी करने के लिए, मतलब कि इस फील्ड में जाने के लिए? मेरे फादर भी एडवोकेट हैं, तो मैंने बचपन से वो चीज़ देखी है और उस चीज़ को जाना है कि कैसे जो है जस्टिस सिस्टम्स रहते हैं। बचपन से एक इंटरेस्ट डेवलप रहा उस चीज़ में, और एक काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड फील्ड था, लाइक काफ़ी कम बच्चे इधर रहते हैं, तो मैं चाहता था कि मैं इस वाले फील्ड में आऊँ, तो उस वजह से। तो आप जयपुर ही रहते हो यहाँ पे? नहीं, मैं कोटा का हूँ। अच्छा, आप कोटा के हैं और इसीलिए आप जानते हैं। तो यहाँ पे जयपुर में रह के तैयारी कर रहे हैं आप? तो जयपुर का ज़रा बताओ, थोड़ा बहुत मैं जानकारी चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे रहने खाने को लेके किस तरीके से, क्योंकि आप कोटा में रहे हो तो आप अच्छे से जानते हो कि हम वहाँ हॉस्टल में SPG सब व्यवस्था होता है, क्या यहाँ पे भी उस तरीके की व्यवस्थाएँ हैं? जी, व्यवस्था है। लाइक जयपुर काफ़ी बड़ी सिटी भी है, तो उस हिसाब से मानसरोवर और बापू नगर और वैशाली नगर 3 सेंटर्स है, तो हर जगह पे हॉस्टल्स, PGs वगैरह की अवेलेबिलिटी अच्छी हो जाती है। जैसे मुझे भी काफ़ी अच्छा PG मिल गया है, मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ उस PG से।
ओके, तो टीचर्स इसमें मतलब कि कैसा क्या क्या पढ़ाते हैं, कैसे टीचर्स मिले हैं आप लोगों को? टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, बहुत सारी फैकल्टीज़ हैं, एक ही सब्जेक्ट्स को कवर करने के लिए मल्टीपल फैकल्टीज़ हैं, तो उससे भी काफ़ी हेल्प हो जाती है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे भी काफ़ी चीज़ नया सीखने को मिल रहा है। जैसा कि इन्होंने बताया कि अटेम्प्ट का कोई ऐसा फिक्स नहीं है, मतलब कि आप मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट दे सकते हो, तो क्या 50 साल के भी एज में कोई आ सकता है, ऐसा भी? हाँ कर सकता है, बट तब तक तो कोई करता नहीं है। बट हाँ, जैसे आप एलिजिबल हो जाते हो जब जैसे आप 12th में आ जाते हो। आप 12th क्लास में मतलब आप एलिजिबल हो। 12th के बाद भी आप 1 साल 2 साल बाद, इवन हमारे पास कुछ बच्चे ऐसे भी आते हैं जो पूरा अपना बैचलर्स कंप्लीट करके फिर से क्लैट देते हैं, फिर से वापस से अपना BA LLB करते हैं। क्या बात है। तो यहाँ पे भी आप क्लास में देख सकते हो कि सेम वैसे ही यहाँ पे पैनल वगैरह है, यहीं से टीचर डिजिटल पैनल पे यहीं पे टीचर्स पढ़ाते हैं आपको, सारी चीज़ यहीं पे? जी हमारे यहाँ पे सर लगभग एक भी क्लासरूम आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ डिजिटल पैनल नहीं है, क्योंकि हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें भी दिखानी पड़ती है, कभी कुछ वीडियो, कभी कुछ डायग्राम, कभी कुछ नोट्स। तो उसके लिए हमने पूरा लगभग हमारे पास जयपुर में 22 से 25 क्लासरूम्स हैं, सब में हमने डिजिटल पैनल लगा रखा है। तो अब हम लोग जो हैं आ गए हैं हमारे बापू नगर के लॉ प्रेप बिल्डिंग नंबर 2 में। यहाँ पे हम लोग और बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। तो हमारे यहाँ पे जैसे अब हम लोग लाइब्रेरी देखेंगे। हमारे यहाँ पे लाइब्रेरीज़ और स्टडी रूम्स की भी फैसिलिटी अवेलेबल होती है। यहाँ पे बच्चे बैठ के अपने टीचर्स से डाउट्स ले सकते हैं। और ये आप देख रहे हैं, ये लाइब्रेरी है। यहाँ पे लगभग एनी टाइम 50 से 60-70 बच्चे बैठ के सिर्फ इस लाइब्रेरी में अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। टीचर्स न्यूज़पेपर पढ़ना कंपलसरी है क्या इन्हें? न्यूज़पेपर द हिंदू जो है हमारा पढ़ना कंपलसरी होता है, उसका यूट्यूब पे एनालिसिस भी मिलता है। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारे स्टडी रूम्स हैं। ये सिर्फ पर्टिकुलरली स्टडी रूम्स बनाए गए हैं बच्चों के बैठ के पढ़ाई करने के लिए। यहाँ पे जैसे कुछ बच्चे जो होते हैं जो हॉस्टल्स में रहते हैं या फिर घर पे जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो वो लोग घर पे पढ़ाई इतने आराम से नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पे हमने एक स्टडी रूम टाइप दे रखा है। बच्चा आराम से अपना बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ पे टीचर्स भी जो है, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो टीचर्स यहीं पे आके बच्चों के डाउट्स लेते हैं। तो यहाँ पे टीचर्स वगैरह जो है वो बच्चों को डाउट वगैरह भी सॉल्व कर रहे थे, इनसे बातें करते हैं ज़रा। हेलो सर। हेलो हाय, क्या क्या डाउट्स क्लियर किया जा रहा है यहाँ पे बच्चों का? पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन बच्चों को जोनरा में है। अच्छा। जैसे फिक्शन स्टोरीज में दे फेस अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज इन सॉल्विंग दोज क्वेश्चंस। सो आई एम जस्ट इनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाउ कैन बी इम्प्रूव, कैसे क्वेश्चन जो हम अटैम्प्ट जो हमने किया है दैट वाज इनकरेक्ट आंसर, उसको कैसे हम करेक्ट करें, व्हाट वाज द मिसअंडरस्टैंडिंग व्हाइल रीडिंग द पैसेज। सो स्टूडेंट्स जो फिर डिफ़िकल्टी फेस अभी जिनके बच्चे जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं लिटरेचर पार्ट के, बिकॉज इन दिस सेक्शन जो अपने पास मॉक्स में आया वो जोनरा था अपना फिक्शन और लिटरेचर। सो बच्चों को रेस्ट ऑफ द जोनरा में इतनी प्रॉब्लम नहीं है, दे कैन ईजिली सॉल्व। तो जैसे इंग्लिश जो इनका रहता है यहाँ पे जो एग्ज़ाम में जो भी आता है सब्जेक्ट, तो क्या वो सेम रहता है जो 11-12 का लेवल का रहता है, या कुछ अलग से कोई चैप्टर्स या किस तरीके से होते इसमें अपना ये टोटली रीडिंग बेस्ड अपना एग्ज़ाम है, तो वी कैन रिलेट की लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी अपना उससे हम रिलेट कर सकते हैं। बट द डिफ़िकल्टी दैट वी फेस कि अपना जो जोनरा है समटाइम्स की पैसेजेस की फॉर्म को हम ट्रांसलेट कर रहे हैं ओनली, या उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। जैसे इफ़ आई से कि लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि कैसे एक डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ही मेक्स नो फ्रेंड्स हु हैव नेवर मेड अ फो। सो अब इसको हमने ट्रांसलेशन किया ओनली, तो ये क्या हुआ कि नॉट अंडरस्टैंडिंग, बट हमको वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द सेंटेंस इज़ ऑल अबाउट, इन मतलब उसका डीपर मीनिंग क्या है। सो द गेम दैट द एग्ज़ाम इज़ टोटली रिलाई ऑन अंडरस्टैंडिंग नॉट ट्रांसलेशन। सो कई बार बच्चे को लिटरेचर जोनरा ट्रांसलेट से ज़्यादा कर लेता है अंडरस्टैंड से अच्छा। तो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी रिलाई करती है कि आपका जोनरा क्या उसमें है। वैसे 11-12 से चल जाता है, बट जैसे अपने को जो इकोनॉमिक्स बेस्ड पैसेज मिलते हैं, लिटरेचर बेस्ड पैसेज मिलते हैं, तो बच्चे को समटाइम्स इकोनॉमिक्स अच्छा आ जाता है समझ में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ जाता है। तो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी तो वही है, बट अंडरस्टैंडिंग क्या हुआ कि उसका वो जोनरा पर्टिकुलर वीक है। जैसे हम नेटफ्लिक्स पे देखते हैं, मेरा फेवरेट है कि यार मैं कॉमेडी देखूं जैसे, तो मेरा जोनरा है कि मेरे को फिर फिक्शन समझ नहीं आ रहा है। इंसेप्शन देख रहा हूँ तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है वो क्या मूवी है ना। मैं द प्रेस्टीजियस देख रहा हूँ, द प्रेस्टीज देख रहा हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। तो समटाइम्स होता है ना मूवी में भी हमारा,
तो हम ट्रांसलेशन पे रिलाई नहीं कर सकते, लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी वही है अपना। तो वो अंडरस्टैंडिंग की व्हाट द पैसेज इज़ ऑल अबाउट, व्हाई हैज़ ही और शी, व्हाट वाज द इंटेंशन, उसका इंटेंशन क्या है ऑथर का कि इफ़ ही और शी हैज़ रिटन दिस पैसेज। तो ये अपना एग्ज़ाम पूरा का पूरा हम कवर करते हैं। तो बच्चे को यही डाउट्स आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि मैं एलिमिनेट नहीं कर पाया ऑप्शंस को, या फिर मेरा जोनरा वीक है, या फिर मैं सिर्फ ट्रांसलेशन पे रिलाई कर रहा हूँ। सो आई ऑलवेज हेल्प देम कि नहीं, जोनरा वीक है, सो वी आई लेट यू नो कि कैसे करना है उसको बैठ के ड्यूरिंग, है ना, क्लासेस एंड ब्रेक्स एज वेल। वी हार्डली टेक ब्रेक्स जस्ट बिकॉज ऑफ आवर स्टूडेंट्स, आर फर्स्ट प्रायर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे सर हमें क्लास के बाद आना रहता है डाउट वगैरह के लिए, टीचर्स हमेशा अवेलेबल रहते हैं? एग्जैक्टली, बिकॉज यू कैन आस्क फ्रॉम द नहीं, कब स्टूडेंट्स। टीचर्स कब यहाँ पे अवेलेबल होते हैं? टीचर्स जब भी डाउट पूछो वो हमेशा तैयार रहते हैं डाउट सॉल्व करने। तो जैसे आप लोग यहाँ पे कब आते हो, जैसे कि कोई स्पेसिफिक टाइम है या कभी भी? टीचर्स का टाइम होता है क्लास के बाद 1 to 2, उसके बाद उनको लंच ब्रेक दिया जाता है ऑब्वियसली, फिर उसके बाद फिर से वो डाउट्स लेते हैं। अच्छा, तो क्या क्या डाउट लेके आप आए हो आज सर के आज पास? लिटरेचर में, क्योंकि फिक्शन वाले जो इसमें जो सेक्शन है इसमें मोस्टली क्वेश्चंस रॉन्ग हुए, यूजुअली होते नहीं है, बट इस बार का इंग्लिश सेक्शन काफ़ी डिफिकल्ट था ड्यू टू फिक्शन, तो इसमें डाउट क्लियर करना है ताकि नेक्स्ट टाइम रिपीट ना हो ये मिस्टेक। क्लैट में आते भी है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल हमें सीखना भी पड़ेगा। तो आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वगैरह देखते हो? देखे तो उनमें ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जैसे उनको प्रैक्टिस करो, जैसे हमारा बैच लेट स्टार्ट हुआ था, उससे पहले जितने मॉक्स है उनको प्रैक्टिस करो। देयर इज़ नथिंग दैट विल कम आउटसाइड द मॉक्स, द कॉन्टेक्स्ट इज सेम, सो दैट्स व्हाई। तो आप लोग के हिसाब से क्या लगता है ये जो एग्ज़ाम है क्लैट वो कितना डिफ़िकल्ट है? सर डिफ़िकल्ट तो मतलब हर एग्ज़ाम होती है, डिपेंड करती है आपकी प्रैक्टिस, आपकी स्ट्रैटेजी पे, आपकी स्ट्रैटेजी कैसी है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए ईजी होता जाएगा, और प्रैक्टिस के लिए अब हम डाउट्स लेना है ताकि हम और प्रैक्टिस करेंगे तो नेक्स्ट मॉक में विल इम्प्रूव आवर स्कोर इन दिस सेक्शन। ओके, राइट, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। तो सर जैसे कि हमने क्लास देखा, मैंने बच्चों से बात भी करी, टीचर वगैरह से भी बात करी, एक बार शॉर्ट में मैं फिर से जानना चाहूँगा कि क्लैट एग्ज़ाम के बारे में मतलब आप बताएं, ताकि जो नए अनजाने जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको जानकारी मिले कि अगर अपने बच्चों को वो लॉयर बनाना चाहते हैं या कोई बच्चा बनना चाहता है तो किस तरीके से, कैसे मतलब कि हो सकता है, कैसे वो आके कोचिंग ज्वाइन करेगा, कैसे उसकी तैयारी होगी और कैसे वो लॉयर बन जाएगा, स्टार्टिंग से आखिरी तक की जर्नी शॉर्ट में ज़रा। इसमें क्या होता है कि बस आप हमारे यहाँ आएँ, आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप 11th में हैं, 12th में हैं, 10th में हैं, 12th पास हैं, ड्रॉपर हैं, आप आके यहाँ पर कोचिंग कर सकते हैं। अब जैसे दिसंबर में एग्ज़ाम है, लगभग 5 महीने 4 महीने बचे हैं, तो उन 5 महीनों में भी हमारा एक एलीट बैच आता है। अगर आप जयपुर या जोधपुर या दिल्ली या किसी भी हमारे बड़े सेंटर पे, हमारे ऑफलाइन लोकेशन पे नहीं आ सकते, तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। तो ये क्लैट की प्रिपरेशन हम शुरू कराएंगे। दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, तुरंत रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद आपको अप्रैल मई जून से आपको कॉल्स आने लग जाएंगे, आपके काउंसलिंग सेशन स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें आपको जो भी NLU मिलता है वो NLU में जाके आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर NLU सकते जो है ये यूनिवर्सिटीज़ है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है फुल फॉर्म है, जिसमें आप अपना लॉ का कोर्स करोगे, एक तरीके से डिग्री करोगे लॉ की वहाँ से। तो वहाँ से करने के बाद क्या मुझे वहाँ से डिग्री मिल जाएगी लॉ की? तो उससे मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ लॉ, ऐसा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। नहीं मतलब उससे आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, उससे आपके LLB की डिग्री आ जाती है। अच्छा, ठीक है, फिर डिग्री आपको बार काउंसिल में रजिस्टर करना पड़ता है। ठीक है। वहाँ तो से कॉलेज जब आप- में जाते हैं जब यूनिवर्सिटी में, तो LLB की LLB तैयारी की आपकी तैयारी डिग्री आपको मिलती है। LLB की डिग्री होने के बाद आप बार काउंसिल से रजिस्टर करके अपना लाइसेंस लेके फिर आप एज अ एडवोकेट प्रैक्टिस कर सकते हो। हाँ, जैसे कि LLB की डिग्री उसको मिल गई कॉलेज से, फिर उसके बाद क्या रहेगा उसके बाद में वो मल्टीपल चीज़ें हैं। कुछ बच्चे हमारे जो हैं वो कॉर्पोरेट लॉ में चले जाते हैं, कुछ जो है आगे फिर अपने जुडिशरी की प्रिपरेशन करते हैं। अब तो जुडिशरी की प्रिपरेशन भी 3 इयर्स प्रैक्टिस के जजमेंट आने के बाद अब वो भी नहीं कर सकते, अब तो पहले वो हो सकता है उसके, या फिर आप हमारे कुछ बच्चे UPSC की प्रिपरेशन भी करते हैं। कुछ बच्चे अपना प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं किसी बड़े लॉयर के या किसी सीनियर एडवोकेट के अंडर। उसके अलावा कुछ बच्चे हमारे दूसरे प्रोफेशंस भी हैं, कुछ टीचिंग ज्वाइन करते हैं, कुछ तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो आप LLB की डिग्री करके, कुछ बच्चे LLM की तरफ जाते हैं। तो जो आप मूवीज़ वगैरह देखते हो ना LLB वगैरह का, तो वो यही है, मतलब कि यहीं से तैयारी शुरू होती है आपकी LLB बनने तक की, ठीक है?
तो अब बात कर लेते हैं कि ये ऑफलाइन का हो गया, आप ऑफलाइन करवाते हो, आजकल ऑनलाइन का भी काफ़ी ट्रेंड है, ठीक है। इस फील्ड में ऑनलाइन को लेके क्या क्या इनिशिएटिव्स है, मतलब ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं आप क्या लोग? है कि हम लोग सर जब हमने शुरू किया था, मतलब कोविड में हम एक ऑफलाइन कोचिंग थे, तो जब हमने ऑनलाइन में शुरू किया, कोविड में जब सब कुछ बंद हो गया तो हमें लगा यार हमें ऑनलाइन में भी काम करना चाहिए। उसके बाद पिछले 4-5 सालों में हमने ऑनलाइन पे बहुत काम किया। हमारे यूट्यूब पे 2 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। यूट्यूब पे क्लैट का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल हमारा है। लगभग हम साल का, अगर मैं आपको आइडिया बताऊं, एग्जैक्ट नंबर तो मुझे देखना पड़ेगा, बट मोर देन 1,500 से 2,000 बच्चे हमारे यहाँ ऑनलाइन पढ़ते हैं हर साल, लाइव बैचेस में। उसके अलावा रिकॉर्डेड बैचेस हैं, टेस्ट सीरीज़ है, वो सब अलग है। सिर्फ लाइव बैचेस में हमारे 1,500 से 2,000 बच्चे आराम से हमारे यहाँ पे लाइव को ऑनलाइन पे पढ़ते हैं। उसके अलावा हमने बहुत सारे स्टूडियोज़ बनाए हैं। हमारे यहाँ डेली ऑनलाइन क्लासेस चलती है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारे स्टूडियोज़ हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे क्लासेस चल रही हैं, मैम हमारे यहाँ क्लास ले रहे हैं। ओके, तो ये लाइव क्लास चल रहा ये है? लाइव क्लास चल रहा है स्टूडियो में, और लगभग ऐसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे और भी स्टूडियोज़ हैं। तो ऐसे लगभग हमने 15 से 20 स्टूडियोज़ हमारे जयपुर में हैं, 10-12 स्टूडियोज़ हमारे जोधपुर में हैं। फिर उसके अलावा पॉडकास्ट के भी हम लोग करते हैं। तो ऑनलाइन पे हम लोगों ने बहुत काम किया है, मतलब पिछले 4-5 साल में, कोविड के बाद से अगर मैं आपको बताऊं, क्लैट में हम लोग नंबर 1 ऑनलाइन यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं। ऑनलाइन में भी हमारे पास बहुत अच्छे खासे बच्चे आते हैं। तो ऑनलाइन से हमें ये फ़ायदा हुआ सर कि पहले हम लोग, जैसे ऑफलाइन में तो क्या होता है कि आपके पास एक लिमिटेशन होती है कि बच्चे को आपके शहर तक आना पड़ता है। या हमारे अभी जैसे 45 सेंटर्स हैं, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारे छोटे शहर हैं जहां पर हमारा ऑफलाइन सेंटर नहीं है। अब वहां पर अगर बच्चा नहीं अफोर्ड कर सकता किसी दूसरे शहर में जाके पढ़ाई करना, किसी दूसरे शहर में जाके रहना, क्योंकि पीजी का भी खर्चा होता है, फिर सब कुछ होता है, तो वो अगर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता तो घर बैठे उसको लॉ प्रेप से क्लैट की कोचिंग मिल जाती है। तो ऑनलाइन पे हमने काफ़ी काम किया, पूरा सिस्टम हमने ऑनलाइन का बिल्ड किया। उसके अंदर हम लोग बहुत सारा जो है, हमारे पास बहुत, हमारे वेबसाइट से लीड्स आती हैं, हम उस पर काम करते हैं, उससे हमारे पास में अच्छा बिजनेस भी जनरेट होता है। और ऑनलाइन की वजह से हमें काफ़ी बेनिफिट मिला है। एक पैन इंडिया जो हमारा एक प्रेजेंस होता है, एक नाम आता है, सब लोग बच्चे और ज़्यादा जानने लगते हैं यूट्यूब के थ्रू, आपको ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू। तो उसका आपका जो एक इम्पैक्ट होता है आपकी कोचिंग का, वो बहुत बढ़ जाता है ऑनलाइन से। तो हमने बहुत काम किया, जैसे आप देख रहे हैं इतने सारे जो है हमने स्टूडियोज़ बनाए। सर एक चीज़ और, जैसे कि आपने बताया कि हमारे देश भर में बहुत सारे ब्रांचेस वगैरह हैं, तो लाइक ऑफलाइन कहाँ आपके ब्रांचेस हैं, मतलब कि लाइक हर स्टेट में है या कोई स्पेसिफिक स्टेट में? हर एक, मतलब कुछ स्टेट्स बाकी हैं अभी, बट अगर आप देखेंगे राजस्थान, यूपी, बिहार, दिल्ली एनसीआर, लाइक आपका पटना, लखनऊ, वैसे पटना, लखनऊ, सब जगह पे हमारे सेंटर ऑफलाइन सेंटर्स हैं। बैंगलोर, हमारा जम्मू में भी सेंटर है, हमारा बैंगलोर में भी सेंटर है, हमारा कोलकाता में भी अभी सेंटर खुल रहा है, हैदराबाद खुलने वाला है, चेन्नई में हमारा सेंटर है। तो लगभग ऐसे 45 शहरों में हमारे अभी सेंटर्स हैं, और लगभग 1 से 2 सालों में हम लोग 60 से 70 शहरों में आ जाएंगे। तो लॉ को लेके पूरी तरीके से आपकी तैयारी है कि इसको पूरे देश भर में बिल्कुल लॉ को लेके बच्चों के अंदर वो प्यार भरना है कि भाई तैयारी करो लॉ की, LLB बनो और उस तरीके से लॉयर बनो, जज बनो, क्या बिल्कुल या सारे फील्ड में करियर बनाओ आप अपना। राइट सर। तो अब हम लोग जो है हमारे क्लासरूम एरिया में वापस आ गए हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे थोड़े छोटे क्लासरूम्स हैं, जैसे अभी हमने आपको बड़े क्लासरूम्स दिखाए, हमारे पे छोटे क्लासरूम, जैसे मैंने आपको बताया, मैं 20 बच्चों से लेकर 200 बच्चों तक के क्लासरूम्स। तो जो नीचे हमने देखा वो 200 बच्चों के लिए वो था। 200 बच्चे, वहाँ पर अगर हम चाहें तो एक साथ 200 बच्चों को बिठा सकते हैं। ये हमारे छोटे क्लासरूम्स हैं, जिसे मैं आपको दिखाऊं। जैसे ये जो क्लासरूम है, ये 70 से 80 बच्चे यहाँ मैक्सिमम एक टाइम पे आ सकते हैं। 50 से 60 बच्चे यहाँ पर एक क्लासरूम में आराम से आ सकते हैं, पर हम लोग एवरेज 35 से 40 बच्चे इस क्लासरूम में बिठाते हैं। और ये आपके टॉपर्स हैं? ये हमारे टॉपर्स हैं, AIR कि आप देख सकते हैं 2024, AIR 1, CLAT 2023, 20। ये क्या 21, 22, 23, 24, 25 सब में रैंक 1, मतलब कि क्या कर रहे हो आप लोग हैं? देखिए क्या है कि हमारे, मैंने आपको बताया ना, जैसे अब हमारे सेंटर्स काफ़ी सारे हो गए हैं, लगभग अगर मैं सब मिला लूँ तो 5,000 6,000 से ज़्यादा बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन मिला के। तो हर साल कहीं ना कहीं टॉपर निकल ही जाता है।
है ना। जैसे हमारे पास 2022 में ऋषभ शिवानी हमारे दिल्ली सेंटर से था, गणांकित जो है ये हमारे जयपुर सेंटर से, जो जय बोहरा जो है रैंक 1 2024 का, ये हमारे जोधपुर सेंटर से था। अब अगर मैं बात करूं चैतन्य की, जो आईलेट 2024 का रैंक 2 था, ये हमारे भोपाल सेंटर से था। तो हमारे पैन इंडिया पे हर सेंटर से कहीं ना कहीं हर साल टॉपर निकलता ही निकलता है। क्या बात है, ग्रेट। और बाकी ऐसे सिलेक्शन रेशियो वगैरह क्या रहते हैं आप लोगों के? सर लगभग हमारा जो है 35 to 40% का सिलेक्शन रेशियो है, मतलब हर 100 में से 30 बच्चे हमारे यहाँ पे सिलेक्ट होते हैं। तो जैसे मैं आपको दिखाऊं, अब जैसे मैंने आपको एक 50 से 60 बच्चों का जो है वो दिखाया क्लासरूम, अभी 25 से 30 बच्चों का क्लासरूम है। जैसे यहाँ पर अगर हमें एक छोटी 20 से 25 बच्चों की क्लास लगानी होती है तो वो हम यहाँ पर आराम से लगा लेते हैं। सर बस बैठिए, बात हो जाए यहाँ पे और तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि सर ने हमें दिखाया कि जैसे जैसे बैच साइज रहता है उस हिसाब से क्लासरूम रहती है, बड़े क्लासरूम भी छोटे भी है। तो यहाँ का भी सेटअप वैसा ही है जैसे कि बाकी जगह कोचिंग वगैरह चलती है, और क्लासरूम वगैरह वैसे ही टीचर आपको सारी चीज़ें यहाँ पे डिजिटल पैनल पे पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं। और वैसे ही लाइब्रेरी का फैसिलिटी है, सेल्फ स्टडी जोन है, फिर से डाउट वगैरह क्लियर करने के लिए अलग से टीचर भी बैठ रहे हैं, आप डाउट वगैरह अपना क्लियर कर सकते हैं। तो वो सारी फैसिलिटी यहाँ पे ये क्लैट में भी आपको सारा ऑप्शन मिल रहा है, राइट सर? तो मिलिए हमारे साथ रामदेव सर हैं जो कि यहाँ के सेंटर हेड है, जो कैंपस अभी हम दिखा रहे हैं। तो सर बताइए क्या चल रहा है आजकल, कैसी चल रही है तैयारी? में तो सारा चीज़ दिखा ही रहा हूँ। जैसे दिसंबर में एग्ज़ाम है तो काफ़ी कुछ चीज़ें चल रही है, बच्चों की रेगुलर क्लासेस वगैरह होगी, शायद आपने विजिट भी कर लिया है कैंपस, तो आपने बाकी चीज़ें सारी कवर कर ही लिया ऑलरेडी। तो लाइक फिर से मतलब कि क्या यहाँ क्या चल रहा है पर्सनली, मतलब केबिन में? जैसे कि वहाँ तो एक लाइब्रेरी देखा मैंने जहाँ पे एक साथ सारे बच्चे थे, तो ये पर्सनली कुछ अलग से इंटरेक्शन सेशन होता है, क्या है ये? बेसिकली हम एवरी मंथ पीटीएम भी रखते हैं। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो पीटीएम मिस कर देते हैं क्योंकि आना पॉसिबल नहीं होता उस डेट पे। तो अगर पेरेंट्स 1-on-1 भी फैकल्टी से मिलना चाहे तो हम अरेंजमेंट करवा देते हैं। बेसिकली उनको शेड्यूल दे देते हैं कि आप इस टाइमिंग पे फैकल्टी से मिल लो। जैसे अमित सर हमारी जीके की फैकल्टी है, तो अमित सर बेसिकली बच्चे को प्रोग्रेस रिपोर्ट जो भी है बच्चे से रिलेटेड, वो पेरेंट्स को गाइड कर रहे हैं कि बच्चे की ओवरऑल प्रोग्रेस कैसी है, उनके मार्क्स वगैरह कैसे आ रहे हैं, बच्चे की जनरल क्या प्रॉब्लम है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सेल्फ स्टडी वगैरह करते हैं बट उनके मार्क्स कम आते हैं, तो हम बेसिकली बच्चों से 1-on-1 भी बात करते हैं। तो उससे क्या होता है कि बच्चों के मार्क्स वगैरह इंप्रूव हो जाते हैं, उनके रेगुलर शेड्यूल वगैरह क्या रहना चाहिए, उनका डेली रूटीन का, या फिर कोई मॉक है, जैसे हम लोग टेस्ट करवा रहे थे, एवरी संडे टेस्ट करवाते हैं, तो उसमें बच्चों के कई बच्चों के मार्क्स कम आते हैं, तो उनको एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो बेसिकली फैकल्टी जो है प्रॉपर गाइड करती है, उनको मोटिवेट करती है कि बच्चों के मार्क्स इंप्रूव और फाइनली जो है एनएलयू में बच्चे सेलेक्ट हो पाए। तो आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, कैमरा इधर कर लीजिए, टीचर जो हैं वो पेरेंट यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो बच्ची हैं वो यहाँ पे हैं, और पेरेंट टीचर एक तरीके से मीटिंग हो रहा है, मतलब कि इंटरेक्शन हो रहा है, जहाँ पे पेरेंट्स है वो अपने बच्चे के बारे में जानकारी ले सकते हैं, टीचर जो है वो बच्चों के बारे में पेरेंट्स को बता सकते हैं। क्योंकि बच्चे की एक्चुअली फ्यूचर वाइज बात करें तो पेरेंट्स को पता होनी चाहिए कि उनका बच्चा ओवरऑल कर कैसा रहा है। कई बार पेरेंट्स भी काफ़ी, तो मतलब हर एक बच्चा पर्सनली टीचर से मिल सकता है इस तरीके से। इवन बच्चा तो मिलता ही है, पेरेंट्स को भी हम अलाउ पेरेंट्स करते को, हैं। हाँ, पेरेंट्स के साथ उनको भी कई बार पेरेंट्स का होता है कि सर हमें क्यूटी वाली फैकल्टी से मिलना है या फिर जीके वाली फैकल्टी से, हम मिलवाते हैं। ओके, हाँ, तो इस तरीके से उनको Right. मिल जाता है मौका मिलने का। राइट, ठीक है सर, ये तो हो गया पेरेंट टीचर मीटिंग का। तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही डाउट वगैरह क्लियर कर रहे हैं जैसे नीचे में मैंने देखा था? नहीं सर, ये डाउट सॉल्विंग बिल्कुल नहीं है, डाउट सॉल्विंग नहीं है, ये बेसिकली 1-on-1 मेंटरशिप है। हम एवरी मंथ जो है इवन बच्चे से हर बार रेगुलर टाइम टू टाइम बच्चे से बात करते हैं प्रोग्रेस की रिगार्डिंग। तो बेसिकली ये 1-on-1 PI सेशन से बेसिकली पर्सनल इंटरेक्शन, एक बच्चे से बात करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया भी था आपको कि हम बच्चे की प्रोग्रेस के रिगार्डिंग काफ़ी क्यूरियस रहते हैं, बच्चे के मार्क्स वगैरह कैसे इंप्रूव करना, उन चीज़ों के रिगार्डिंग, टेस्ट वगैरह में कैसा चल रहा है? हाँ, टेस्ट वगैरह में कैसा चल रहा है, तो इसके लिए बेसिकली इनका 1-on-1 इंटरेक्शन चल रहा है। ओके, तो ये लीगल की फैकल्टी है मानिक सर हमारे, तो बेसिकली बच्चे से बात कर रहे हैं, मार्क्स वगैरह कैसे चल रहा है, उसका ओवरऑल जो फीडबैक है, ओवरऑल जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है। हाँ श्योर, सर से बात हो भी रही थी, सर ने बताया भी कि ये PI चल रहा है। सर क्या है ये PI? PI इज़ पर्सनल इंटरेक्शन बेसिकली, मतलब स्टूडेंट्स का स्ट्रेंथ क्या है, वो कितना ज़्यादा पढ़ाई कर रहा है या फिर कितना ज़्यादा उसका स्क्रीन टाइम है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं।
और उसके हिसाब से स्ट्रक्चर बताया जाता है, स्ट्रेंथ बताई जाती है उसके कि किस चीज़ पे काम कर सकता है वो। ये सारी चीज़ें हम लोग पहले उसका एनालाइज करते हैं कि उसने कितना ज़्यादा पढ़ लिया है, कितने मॉक्स दिए हैं उसने, उसका क्या एवरेज स्कोर चल रहा है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। फिर उसके बाद उनको बताया जाता है कि भाई आप कैसे और आगे जाके प्रिपेयर कर सकते हो। तो इनकी जो तैयारी चल रही है क्लैट की, इसमें कितना मॉक ये देते हैं पूरा? देखो वैसे तो 75 मॉक्स हम लोग दिलवाते हैं इनको जब तक ओवरऑल जो पीरियड है क्लैट का प्रिपरेशन का, बट अभी तक इन लोगों ने अराउंड 30 के आसपास कुछ मॉक्स ये दे चुके हैं क्लैट, और उसके अलावा एलेट के मॉक्स बाकी चल रहे हैं इनके। तो PYQs भी लगाते हैं ये? सब कुछ, हाँ जी, सब कुछ रहता है। तो एलेट का और क्लैट का मॉक एक साथ ही हो रहा है, वीक में 2 बार होता है जो हम लोग कंडक्ट कराते हैं, एक वेंसडे को, एक संडे को। तो ये कंडक्ट रहता है। फिर उसके बाद हमें एक टाइमलाइन मिल जाता है इनका और स्कोर लाइन मिल जाता है कि ये कितना ज़्यादा पहले से बेटर हुए हैं, इम्प्रूव किया है। ऐसे ही एक PI सेशन, ये आप अगर इसमें देखेंगे तो PI सेशन में आपको ये देखने को मिलता है कि कितने घंटे पढ़ रहा है बच्चा, फिर उसके बाद कितना टाइम स्पेंड कर रहा है वो, स्क्रीन टाइम क्या है उसका, फिर उसके बाद डेली कितना पढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें, एवरेज स्कोर कितना आ रहा है उसका मॉक में। इसको इम्प्रूव कैसे किया जाए मॉक एनालिसिस के बाद होता है कि अगर मॉक दे रहा है तो उसके बाद एनालाइज कैसे किया जाए मॉक्स को। मतलब जैसे मैं लीगल में बताता हूँ कि आप पैसेजेस लिखिए, फिर उसके बाद अपने टॉपिक लिखिए, टॉपिक के साथ साथ आप क्या मैनेज कर सकते हो। भाई हमें पता है अब यहाँ ये टॉपिक में हमारी गलतियाँ हुई हैं, तो हम उसको रिवाइज करने के लिए फिर बोलते हैं। ये फिर चीज़ है, क्योंकि नए मॉक में अगर आप पुरानी गलतियाँ करते रहोगे तो वो गलत है। नई गलतियाँ होंगी वो तो डेफिनेटली, उसको तो कोई गलत नहीं मतलब वो नहीं कर सकता चेंज, गलतियाँ तो होती है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।